तो चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फास्फोरस साइकिल के बारे में। ठीक है, फास्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है। तो फास्फोरस साइकिल जो होता है, फास्फोरस एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। फास्फोरस बहुत ही एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, दोनों प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। देखो, फास्फोरस जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, कंपाउंड फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे फास्फेट आयन फॉर्म में होता है, लोकेटेड इन वाटर, सॉइल एंड सेडिमेंट्स में फास्फेट आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो फास्फोरस जो होता है ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन सेल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सेल डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये की कंपोनेंट होता है उन मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी स्टोर करते हैं। इट्स अ की कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स का एक की कंपोनेंट होता है जो स्टोर करते हैं क्या, जो स्टोर करते हैं एनर्जी। जैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटीपी। एटीपी जानते हो आप, इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब कितने फास्फेट इसमें होते हैं? 3 फास्फेट होते हैं एडिनोसिन के साथ, पी एंड पी इसके साथ होता है। ठीक है, तो ये एटीपी का जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डीएनए का और लिपिड्स का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीएनए एंड लिपिड्स एज वेल एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आरएनए। आप जानते हैं डीएनए बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड्स का, तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो है वो फास्फेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर सॉइल के अंदर फास्फोरस कम होगा तो क्रॉप यील्ड भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस जो होता है ये मूव करता है साइकिल में थ्रू रॉक्स, वाटर, सॉइल एंड सेडिमेंट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये फास्फोरस जो होता है ये सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, तो इसका जो साइकिल होता है अपनी साइकिल में ये मूव करता है। इसका जो साइकिल होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो रॉक से शुरू होता है। रॉक से होते होते हुए वाटर, सॉइल एंड सेडिमेंट्स, वाटर, सॉइल, सेडिमेंट्स, और इसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनमें सर्कुलेट होता रहता है, इन सब चीज़ों में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक फास्फोरस साइकिल में, क्या क्या होता है? देखो क्या होता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फास्फोरस साइकिल। नंबर 1 होता है जो रॉक्स होते हैं जब उनकी वेदरिंग हो जाती है। वेदरिंग आप जानते हो, वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का ब्रेक डाउन होना ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर। जो रॉक्स होती है जब इनकी वेदरिंग हो जाती है, वेदरिंग मीन्स जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उनके अंदर होता है फास्फेट आयंस, और ये फास्फेट आयन जो होते हैं वो इस तरह रिलीज हो जाते हैं, इससे रिलीज हो जाते हैं फास्फेट आयंस। ठीक है, अब रॉक्स के अंदर जब वेदरिंग हो जाती है फास्फेट आयंस रिलीज हो जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह मिट्टी में। इस तरह ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है जब वेदरिंग होती है तो इस तरह ये इनऑर्गेनिक फास्फेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो जाता है? सॉइल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और पानी के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है इसका। अब सॉइल के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अंडरस्टैंड नाउ? दूसरे स्टेप में क्या होता है? सॉइल से ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है ये अब्जॉर्ब करते हैं कौन? दिस इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स इसको जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के जरिए। ठीक है, ये प्लांट्स को जो है इनको कंज्यूम करते हैं कौन? एनिमल्स। इस तरह ये एनिमल्स की बॉडीज में भी पहुंच जाता है। ठीक है, जब एक प्लांट या एनिमल जो होता है जब इनमें फास्फेट जो इनकॉर्पोरेट होता है, जब इनमें चला जाता है तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाता है, जैसे डीएनए के साथ। ठीक है, प्लांट हो या एनिमल हो, जब ये फास्फेट इनके अंदर चला जाता है तो ये डीएनए का, लिपिड्स का, आरएनए का, एटीपी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो बन जाता है। ठीक है, नाउ जब भी एक प्लांट और एनिमल मर जाता है
ये डिके हो जाता है और ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है, अब देखो डीएनए, लिपिड्स, आरएनए, एटीपी एक प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। जब एक प्लांट एनिमल जो है वो मर जाता है, डिके होने के बाद इनका ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, इनसे जो फॉस्फेट निकलता है वो फिर चला जाता है सॉइल में। अंडरस्टैंड? जब ये सॉइल में चला जाता है तो सॉइल के अंदर ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है ये प्लांट के लिए फिर अवेलेबल बन जाता है बाय बैक्टीरिया, और इस तरह क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फेट में चला जाता है, जिसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो तीसरे स्टेप में क्या हो जाता है, ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज किया जाता है, और इस तरह ये सॉइल के अंदर प्लांट्स के लिए जो है अवेलेबल किया जाता है। कौन अवेलेबल करता है? इसमें बैक्टीरिया मदद करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। नाउ अब क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है इस फास्फोरस के साथ, पांचवें स्टेप में क्या हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाता यूं है कि ये जो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो फास्फोरस होता है, अब इसको क्या होता है, फास्फोरस इन द सॉइल कैन एंड अप इन वाटरवेज एंड इवेंचुअली ओशंस। ठीक है। तो अब ये फास्फोरस जो होता है सॉइल का, तो इवेंचुअली फाइनली ये पानी से होकर जो है ये ओशंस और जो है ये रिवर्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। ठीक है। ओशंस, एंड वहां पर ये सेडिमेंट्स के अंदर चला जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, सेडिमेंट्स के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, तो इसके बाद ये फास्फोरस साइकिल जो है ये, इसको भी हम एक बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो इसमें इसका मूवमेंट होता रहता है लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और बायोस्फीयर में। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में इसका कोई हिस्सा इसका नहीं होता है, तो यूजुअली ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स के साथ जो बाइंड होता है हमारे अर्थ में। इस तरह इसका साइकिल जो है वो चलता रहता है बिटवीन द वाटर, बिटवीन द सॉइल एंड बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में इसका कोई कंटैक्ट नहीं आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जो है इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल डिजास्टर? बहुत से डिजास्टर्स आए हैं दुनिया में, आते रहते हैं। ठीक है। तो ये डिजास्टर्स बड़े खतरनाक होते हैं। इन डिजास्टर्स के लिए जो है एक मैनेजमेंट हम बनाते हैं अपनी कंट्री में, जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। हर एक स्टेट में अलग अलग अपना एक मैनेजमेंट होता है जो इन डिजास्टर्स को, इनके खतरों को कम करते हैं, इनके खतरों से लोगों को जो है बचाते रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। जब भी कोई वार्निंग होती है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं उस इलाके को, और जो है वहाँ पर इवाक्यूएट किया जाता है लोगों को, वहाँ पर जो है एम्बैंकमेंट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बोट्स वगैरह का पहले इंतज़ाम किया जाता है, या ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है कि कम से कम नुकसान हो जाए, लिविंग थिंग्स का कम से कम इंसानों का जो है नुकसान हो जाए। ठीक है। प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए। तो नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? कोई भी मैन मेड या नेचुरल इवेंट। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर इज एनी मैन मेड और नेचुरल। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज देखी होगी, किसी शहर में जो है अमोनियम नाइट्रेट का धमाका हो गया था, तो 72 पीपल वहां पर मर गए। वो भी एक डिजास्टर है, बट दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज मैन मेड डिजास्टर। ठीक है। तो कोई भी मैन मेड या नेचुरल इवेंट विच रिजल्ट्स इन वाइड स्प्रेड ह्यूमन लॉस, नेचुरल इवेंट which results in widespread human loss, जिसमें इंसानी जिंदगी का लॉस हो जाता है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या डिस्ट्रक्शन, तबाही हो जाती है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ए डिजास्टर। इसको हम डिजास्टर कहते हैं। जैसे आप देखते हो जो भी डिजास्टर आता है
तो यहाँ पर जो एक सोसाइटी होती है या एक जो कम्युनिटी होती है तो उसको उससे बहुत लॉस हो जाता है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स के लिए लड़ने के लिए एक मैनेजमेंट होता है, एक जो है डिपार्टमेंट होता है, उसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान की वजह से या कुदरती एक ऐसा इवेंट जिससे बहुत ज़्यादा इंसान प्रॉपर्टी जो है इंसान ह्यूमन लॉस हो जाता है या लाइफ चली जाती है, लोगों की जिंदगियां जाती है या उनकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिजास्टर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट होता है, जैसे मैंने कहा पहले ही कहा, जो एक डिजास्टर से जो है लड़ने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अंडरस्टैंड, और एक डिजास्टर से कम नुकसान हो जाए, लोगों की जान बच जाए, उसको वो मैनेज करता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज for dealing with all humanitarian aspects of emergencies, for dealing with all humanitarian aspects of emergencies। जब भी इंसान जान पे कोई इमरजेंसी बन आती है तो उसके साथ वो डील करते हैं, अंडरस्टैंड। इन पर्टिकुलर preparedness, response and recovery, वो उसके लिए पहले ही जो है प्रिपेयर रहते हैं। इन पर्टिकुलर preparedness and in response, understand, and recovery in order to lessen the impact of disasters, preparedness and response and recovery, ताकि जो कम से कम जो है वो नुकसान हो जाए, अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स, हैं, ताकि कम हो जाए इम्पैक्ट डिजास्टर्स का। इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कैसे हम डील करें ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज को, और प्रिपेयर कैसे हो जाए, और कैसे हम रिस्पॉन्स करें, रिकवरी करें, ताकि जो है कम से कम डिजास्टर का जो है वो असर हो जाए। इसको कहते हैं हम डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर कोई भी कुदरती या इंसानी जो है कोई ऐसा इवेंट जो बहुत सारा ह्यूमन प्रॉपर्टी को जो है लॉस करता है, या जो है वो इंसानों को जो है इंसानों की जान ले जाता है, उसको हम कहते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज डिजास्टर। और डिजास्टरों से जो है लोगों की जानों को बचाना और कम से कम खतरे, कम से कम जो है नुकसान जो है हो जाना, उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ये प्रिपेयर करते हैं डिजास्टर से लड़ने के लिए, प्रिपरेशन करते हैं ताकि कम से कम जो है असर हो जाए ना। एक डिजास्टर जो होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजास्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजास्टर, ठीक है। एक डिजास्टर जो होता है इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है लोगों को, ठीक है। सो ए डिजास्टर यूजुअली रिजल्ट्स इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो दोनों जिंदगी और प्रॉपर्टी जो लोगों ने बनाई होती है वो ये नहीं देखता है, फिर उसका जो है इसमें बहुत लॉस हो जाता है, ठीक है। इट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इन अ नंबर ऑफ वेज, है। ये अफेक्ट करता है जो एक सोसाइटी होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग जैसे वो करती है, तो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ
सोसाइटी को वो अफेक्ट करता है, ठीक है। इन मैनी वेज, इन नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे वेज में उसको जो है ये अफेक्ट करता है, चूंकि ये डेथ कॉज करता है। तो इस तरह ये जो है इसमें बहुत सारी ह्यूमन डेथ्स हो जाती है। ह्यूमन डेथ्स में जो है वो ग्रीफ और जो है वो दुख दर्द हो जाता है लोगों को, अंडरस्टैंड। तो जो है इस तरह एक सोसाइटी जो है उसका फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग सोसाइटी का जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। नाउ इससे क्या हो जाता है, तो ये असल में इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स हैं। डिजास्टर के कितने टाइप्स होते हैं? सीधी बात है, डिजास्टर दो टाइप का होता है, नेचुरल डिजास्टर्स एंड ह्यूमन डिजास्टर्स हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। डिजास्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है नेचुरल डिजास्टर, दूसरे होते हैं मैन मेड डिजास्टर्स हैं। तो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में कहूंगा, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, कुदरती ऐसे इवेंट्स जो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। A natural disaster is a one which is caused by any natural calamity, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर जो होता है इट इज caused by any natural calamity, नेचुरल किसी आफत से ये हादसा हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स एक्स्ट्रा। अर्थक्वेक लैंडस्लाइड हो जाना, फ्लड आ जाना, तो ये होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स हैं। इनसे जो है ग्रेट लॉस हो जाता है, ह्यूमन लॉस हो जाता है, मटेरियल लॉस हो जाता है, इकोनॉमी लॉस हो जाता है, एनवायरनमेंट का जो है लॉस हो जाता है। तो जैसे आप जानते हैं एक सुनामी आई थी 2004 में, हाँ, एक डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशन में, जिससे सुनामी आई थी चाइना में 2008 में। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स का एक जो है वो एग्जाम्पल है। यहाँ 2005 में आप देखते हैं भूकंप आया था, बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था पाकिस्तान और जो है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स में, तो जिससे बहुत नुकसान हो गया था जम्मू कश्मीर में भी और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। इंडिया के बहुत सारे इशू में भी वो जो है वो बहुत ही एक पावरफुल अर्थक्वेक आया था। तो ये एक नेचुरल डिजास्टर होता है। दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। जब एक डिजास्टर, व्हेन अ डिजास्टर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन बेस्ड नेग्लिजेंस, अ डिजास्टर caused by human based negligence, हमारी जो है कोताही से अगर कोई डिजास्टर हो जाए, ठीक है, हमारे जो है गैर जिम्मेदारी से जो एक डिजास्टर हो जाए इंसानों की वजह से, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन बेस्ड हजार्ड। क्या कहते हैं उसको? बोलते हैं ह्यूमन बेस्ड डिजार्डर है। डिजास्टर caused by human based negligence, that's called human made disaster. For example, जैसे आप देखते हो इससे भी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में बहुत सारे लोग इससे मरे थे। वहां पर एक पॉइजनस गैस रिलीज हो गई थी और 1984 में, अंडरस्टैंड, तो वो एक मैन मेड, एक जो इंसानों की लापरवाही से वहां पर वो गैस लीक हो गया था और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी है। या उपार सिनेमा फायर, उपार सिनेमा में एक बार आग लगी थी, तो वहां पर जो है वहां पर बहुत सारे लोग मर गए थे और प्रॉपर्टी लॉस हुई थी। तो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में भी बहुत सारे प्रॉपर्टी और बहुत सारी जो है ह्यूमन लाइफ का लॉस हो जाता है।
तो ये भी होते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में वो अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हुआ था कहीं पर, या इससे पहले भी इंडिया में कहीं पर पॉइजनस गैस लीक हो गया था, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स है। नाउ इस तरह आपने पढ़ना है। अब डिफरेंट डिजास्टर्स को आपने कुछ जो है नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में जो है पढ़ना है, अंडरस्टैंड। तो नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जो कुदरती कैलेमिटीज की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं, यानी जिसको हिंदी में भूकंप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भूकंप कहते हैं और कश्मीरी में इसको बुनुल कहा जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक जो होता है ये एक सडन ट्रेमर होता है या मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इट्स अ सडन ट्रेमर मीन्स हिलना और मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो जमीन का आपने पढ़ा, जो क्रस्ट है, जब उसमें अचानक से एक जो है मोमेंट हो जाता है, हिल जाता है, तो उसको कहते हैं हम अर्थक्वेक, अंडरस्टैंड, विच लास्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन ये ट्रेमर्स जो होते हैं, ये मूवमेंट जो होता है, ये लास्ट होता है, चलता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सेकंड तक रहता है। अगर ये ज़्यादा देर रहा तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, अगर खतरनाक अर्थक्वेक होगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है, इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये ओरिजिनेट होता है नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अंडरस्टैंड। ये इंसानों की वजह से नहीं होता है, इट ओरिजिनेट्स नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन की सरफेस के नीचे जो है ये कुदरती ओरिजिनेट हो जाता है। ठीक है, आपको पढ़ना है अर्थक्वेक कैसे काज होता है और अर्थक्वेक से हम जो है कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ ये जो अर्थक्वेक होते हैं ये जो है कभी कभार होते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा हर रोज जो है लगभग 800 अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। हाँ, कितने? 800 अर्थक्वेक्स आकर एवरी डे। मगर ये यूजुअली फेल्ट नहीं होते हैं, ये बहुत ही वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो मेजॉरिटी ये अर्थक्वेक्स जो होते हैं ये बहुत वीक होते हैं और इनको इवन नोटिस भी नहीं करते हो आप। तो जितना मैंने कहा लगभग 800 अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो हर दिन में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीक होते हैं इसलिए हम नोटिस नहीं करते हैं। मेजर अर्थक्वेक जो होते हैं वो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। मेजर अर्थक्वेक जैसे पिछली बार अर्थक्वेक आया था, खतरनाक अर्थक्वेक आया था 2005 में। तो मेजर अर्थक्वेक जो होते हैं ये लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, ये लगातार नहीं आते हैं। अगर ये लगातार आएंगे तो फिर ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और मगर ये जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनसे जो है प्रॉपर्टी एंड लाइफ का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नाउ जब भी एक मेजर अर्थक्वेक होता है तो यूजुअली देखा जाता है इट्स फॉलोड बाय अनदर अर्थक्वेक है। उसके बाद छोटे मोटे अर्थक्वेक जो है जिनको हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं वो आते रहते हैं। जब भी एक मेजर अर्थक्वेक आता है उसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे अर्थक्वेक्स जिनको हम जो है उनको हम कहते हैं आफ्टर शॉक्स, वो आते रहते हैं। ठीक है, नाउ अभी तक दुनिया में किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया है जिससे हम अर्थक्वेक को क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट
दैट कैन प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। जैसे साइक्लोन है उसके लिए प्रेडिक्शन होती है और उससे जो है बहुत कम नुकसान हो जाता है लोगों की लाइफ को। प्रॉपर्टी का तो लॉस हो ही जाता है, बट जो है जिंदगियां बच जाती है बिकॉज उसको पहले ही प्रेडिक्ट किया जाता है। बट अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के लिए कोई मशीन नहीं होती है, अंडरस्टैंड। तो अर्थक्वेक के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे ये काज होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक जो होता है इसका इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है इससे क्या असर होते हैं, ठीक है। नंबर 1, तो अर्थक्वेक जो है इससे डैमेज होता है बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को और डैम्स को। इट कॉजेज अ ग्रेट डैमेज टू बिल्डिंग्स। आप देखते हो बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो इतनी मजबूत हो, जब अर्थक्वेक खतरनाक आता है वो गिर जाती है। बिल्डिंग हो या ब्रिज जो होते हैं वो यूजुअली इससे अफेक्ट होते हैं, टूट जाते हैं। एंड डैम्स, तो डैम टूट जाते हैं, इससे बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होता है, अर्थक्वेक जो होता है इन मनी केसेस कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ है। तो इट कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। ये फिर नहीं देखता है अमीर गरीब को, है जहां पर भी आता है डिपेंड करता है ये कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है। तो रिक्टर स्केल पे इसका वो जो है वो कितना इम्पैक्ट कितना होता है, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि कितना नुकसान कर सकता है। तो अर्थक्वेक जो होता है इट कैन आल्सो कॉज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। तीसरा इफेक्ट ये होता है, एक अर्थक्वेक जो होता है, एक अर्थक्वेक की वजह से जो है हो सकते हैं फ्लड्स भी, बाढ़ आ सकती है, एंड लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जानते हो आप, जब ऊपर वाली जो लैंड होती है वो दिस के जो है वो स्लाइड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं दिस लैंडस्लाइड, अंडरस्टैंड। नाउ लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं। लैंडस्लाइड्स often cause more destruction than earthquake themselves, ठीक है। लैंडस्लाइड जो होते हैं फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आप जैसे आप देखते हो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे या डोडा वाली हाईवे, ये जो रास्ता है इधर का, यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड्स होते रहते हैं, तो बहुत सारी जाने जाती है लोगों की हर साल में बिकॉज ऑफ दीज लैंडस्लाइड्स, अंडरस्टैंड। वो तो नॉर्मली आते हैं, बट अगर कभी अर्थक्वेक आएगा उससे भी जो है बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। तो कभी लैंडस्लाइड इतना बड़ा होता है कि पूरे का पूरा एरिया जो है वो साफ हो जाता है एक भूकंप के आने के बाद जो लैंडस्लाइड होता है, तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो एक अर्थक्वेक जो होता है अगर ये ओशन फ्लोर में हो जाए तो इट कैन लीड टू सुनामी, अंडरस्टैंड। जैसे 2004 में सुनामी आई थी, तो एक अर्थक्वेक अगर कहाँ हो जाए, अगर ये ओशन बेड में हो जाए, समंदर के बिल्कुल बॉटम में जो लैंड है उधर अर्थक्वेक हो जाए, तो ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ओशन फ्लोर में हो जाए दिस कैन लीड टू सुनामी, है दिस कैन लीड टू सुनामी, ठीक है। तो सुनामी का असर आप देखते हो, फिर इसमें लहरें आती हैं जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती है, तो बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से जो है बहुत जाने चली जाती है, ठीक है। तो इस टाइम ये प्रिडिक्ट भी नहीं किया जाता है, अचानक से अर्थक्वेक आ गया तो इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है, तो उसके बाद जो है बहुत नुकसान होता है। जो सुनामी आई थी उसने जो है 2004 में इंडियन ओशन में जब अर्थक्वेक हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत लोगों की जानें चली गई थी और जो है बहुत प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। तो ये होता है अर्थक्वेक का इफेक्ट, ये बड़ा डेंजरस होता है। अब हम कल पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे आता है और इसको क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको कैसे मेजर किया जाता है और इससे कैसे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बच सकते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉट के बारे में पढ़ेंगे।